भगत सिंह की पत्नी बनकर अंग्रेजों को चकमा दिया। लाहौर से कलकत्ता तक का वो खतरनाक सफर। हाँ, और क्रांतिकारियों के लिए दिल्ली में बम बनाने की फैक्ट्री चलाई। नाम क्या रखा? हिमालयन टॉयलेट्स। बिल्कुल। फिर बॉम्बे में पुलिस सार्जेंट पर गोलियां चलाईं। मतलब सीधी कार्रवाई में शामिल होने वाली शायद पहली भारतीय महिला थी वो। और पति की शहादत हुई, पर आंसू नहीं बहाए, बल्कि क्रांति में और ज्यादा सक्रिय हो गईं। भगत सिंह और साथियों के केस के लिए अपने सारे कीमती गहने तक बेच दिए। और सोचिए, लाखों की भीड़ के साथ शहीद जतेंद्र नाथ दास की वो ऐतिहासिक अंतिम यात्रा, उसका नेतृत्व किया। और फिर बिल्कुल अलग भूमिका में आजादी के बाद खोला उत्तर भारत का पहला मॉन्टेसरी स्कूल। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी नायिका की कहानी में गहरे उतरेंगे जिनका नाम शायद आज उतना जाना पहचाना न हो, लेकिन जिनका योगदान असाधारण था। दुर्गावती देवी, जिन्हें पूरा क्रांतिकारी आंदोलन और बाद में देश ने भी सम्मान से दुर्गा भाभी कहा। बिल्कुल, और उनका जीवन भी देखिए। 7 अक्टूबर 1907 से शुरू होकर 15 अक्टूबर 1999 तक, मतलब पूरे 92 वर्ष। ये सिर्फ एक लंबी उम्र नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी यात्रा थी। कह सकते हैं एक अविश्वसनीय सफर। एक बाल वधू से एक निडर क्रांतिकारी बनना, और फिर देश की जो नई पीढ़ी थी उसको गढ़ने वाली एक समर्पित शिक्षाविद बनना। हाँ, तो आज हम उनके जीवन के इन्हीं अलग अलग पड़ावों को और स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके जो गहरे और कई तरह के प्रभाव थे उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उनकी जो तस्वीरें भी मिलती हैं ना, युवावस्था से लेके वृद्धावस्था तक की, उनमें उनके जीवन भर का जो अटूट समर्पण है उसकी एक कहानी साफ दिखती है। चेहरे पर एक तेज दिखता है। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। दुर्गा भाभी का जन्म हुआ इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, उसके पास एक गांव है शाहजादपुर। वहां एक संपन्न गुजराती ब्राह्मण परिवार में। हाँ, और परिवार का ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ाव भी था, ये दिलचस्प बात है। हाँ, जैसे पिता बांके बिहारी वो कोर्ट में नाजिर थे। नाजिर मतलब उस समय के कोर्ट अधिकारी। सही। दादा पुलिस अफसर थे और परदादा तो जमींदार थे। लेकिन बहुत छोटी थी वो जब उनकी माँ का देहांत हो गया, और फिर पिता ने संन्यास ले लिया तो उनकी चाची ने उन्हें पाला। तो ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये काफी दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, एक तरफ परिवार ब्रिटिश राज का हिस्सा है। हाँ, और बेटी उसी राज के खिलाफ क्रांति का झंडा उठा लेती है। बिल्कुल। शायद वो बचपन के अनुभव थे, माँ की कमी या वो एक अलग तरह की परवरिश, उसने उनको शायद आगे चलकर समाज के बंधन तोड़ने और बड़े जोखिम उठाने का साहस दिया हो। हाँ, हो सकता है। अक्सर शुरुआती जीवन के यही अनुभव होते हैं जो आपके चरित्र को, दुनिया को देखने के नजरिए को गहराई से आकार देते हैं। और फिर सोचिए, महज 11 साल की उम्र, उस कच्ची उम्र में उनकी शादी हो गई 15 साल के भगवती चरण वोहरा से। हाँ, और वोहरा परिवार लाहौर का एक जाना माना अमीर परिवार था। भगवती चरण के पिता शिवचरण वो रेलवे में बड़े अधिकारी थे, और उन्हें अंग्रेजों से राय साहिब की उपाधि भी मिली हुई थी। सही, जो उस समय सरकार के प्रति वफादारी के लिए मिलती थी, एक सम्मानजनक उपाधि थी। बिल्कुल। लेकिन ये जो बाल विवाह था, जो उस जमाने में काफी आम था, वो उनके लिए कोई रुकावट नहीं बना। ये अच्छी बात थी। हाँ, बल्कि उनके पति ने, भगवती चरण ने, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, दोनों ने साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। भगवती चरण ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया, और दुर्गावती ने भी 1923 में प्रभाकर की डिग्री हासिल की, जो उस समय हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती थी। सही। और ये शिक्षा अब देखिए आगे चलकर उनके क्रांतिकारी जीवन में बहुत काम आई। इसने उन्हें एक वैचारिक स्पष्टता दी और रणनीतिक सोच विकसित करने में भी मदद की होगी। अच्छा, तो क्रांति के रास्ते पर वो अपने पति के जरिए ही आईं, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, काफी हद तक। वो लाहौर का नेशनल कॉलेज था ना, जहां भगवती चरण पढ़ते थे, वो उन दिनों राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। हाँ, सुना है। वहीं उनकी दोस्ती हुई भगत सिंह और सुखदेव जैसे भविष्य के महान क्रांतिकारियों से। और फिर जल्दी ही लाहौर में उनका घर क्रांतिकारियों के मिलने जुलने, योजनाएं बनाने का एक अहम अड्डा बन गया। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि दुर्गा भाभी वहां सिर्फ एक मेजबान नहीं थी, वो सिर्फ चाय नाश्ता कराने वाली नहीं थी। वो इन बैठकों में, रणनीतिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। उनकी औपचारिक शुरुआत कैसे हुई? वो नौजवान भारत सभा से जुड़ी हैं। 16 नवंबर 1926 का दिन था। महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की शहादत की 11वीं बरसी थी। हाँ। लाहौर में नौजवान भारत सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, और इस बैठक का उद्घाटन दुर्गा भाभी और उनकी ननद थीं सुशीला देवी। उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाटकीय और प्रतीकात्मक ढंग से किया। कैसे?
उन्होंने अपनी उंगली से खून निकाला और उससे शहीद सराभा के चित्र पर तिलक किया। अरे वाह। हाँ, ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रदर्शन नहीं था, ये असल में क्रांति के प्रति उनके पूर्ण समर्पण की एक सार्वजनिक घोषणा थी और इसने उन्हें क्रांतिकारी हलकों में एक गंभीर और प्रतिबद्ध साथी के रूप में स्थापित कर दिया। फिर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA उसका पुनर्गठन हुआ और वो बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। हाँ, जिसमें समाजवाद के विचारों को भी जोड़ा गया। लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक बराबरी वाला समाज बनाना भी था। बिल्कुल। और इस नए और ज्यादा वैचारिक रूप से स्पष्ट संगठन में दुर्गा भाभी उन गिनी चुनी महिलाओं में थीं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, उनके पति भगवती चरण तो HRA के संस्थापक सदस्यों में थे ही, तो संगठन के बाकी सदस्य जो थे वो उन्हें सम्मान से भाभी कहकर बुलाने लगे और बस यही नाम इतिहास में हमेशा के लिए जुड़ गया। सही। हाँ, और HRA में उनकी भूमिका सिर्फ नाम या सम्मान की नहीं थी, वो संगठन की केंद्रीय समिति के सदस्य पति के बराबर ही सक्रिय थीं। रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेना, योजनाओं पर अपनी राय देना और सबसे बढ़कर बेहद खतरनाक जिम्मेदारियों को निभाना। ये बहुत बड़ी बात है। उस दौर के पुरुष प्रधान क्रांतिकारी आंदोलन में एक महिला का इस तरह का विश्वास जीतना। बिल्कुल, और जिम्मेदारी संभालना, ये उनकी अपनी असाधारण काबिलियत और उनके साथियों के बीच उनके प्रति जो गहरा सम्मान था उसको दिखाता है। उनके सबसे खतरनाक कामों में से एक शायद वो बम बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित करने में मदद करना था। हाँ, बिल्कुल। अपने पति भगवती चरण वोहरा और HRA के एक और सदस्य थे विमल प्रसाद जैन, उनके साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में कुतुब रोड पर एक फैक्ट्री खोली। और नाम बड़ा मजेदार रखा था। हाँ, बाहर नाम लगाया हिमालयन टॉयलेट्स, ताकि किसी को शक न हो कि अंदर क्या बन रहा है। दिखावे के लिए। हाँ, दिखावे के लिए, लेकिन अंदर तैयारी चल रही थी अंग्रेजी हुकूमत को दहलाने की। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इस काम में खतरा कितना ज्यादा था। पिक्रिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन, फुलमिनेट ऑफ मर्करी, ये सब बहुत ही विस्फोटक रसायन थे। हाँ, जरा सी चूक और जान जा सकती थी। बिल्कुल। दुर्गा भाभी का इन कामों में सीधे तौर पर शामिल होना, ये उनके अदम्य साहस के साथ साथ उनकी तकनीकी समझ को भी दिखाता है। इसी फैक्ट्री में बने बम HSRA के कई मशहूर एक्शन में इस्तेमाल हुए, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब कांड भी शामिल है। हाँ, वो भी। अच्छा, अब उस घटना पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं जिसमें दुर्गा भाभी को रातों रात पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। वो था भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित निकालने का कारनामा। हाँ, वो तो कमाल ही था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। हाँ, उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तलाश में पुलिस ने पूरा लाहौर छान मारा था, चप्पा चप्पा छान मारा था। तब दुर्गा भाभी ने एक योजना बनाई जो जितनी साहसी थी उतनी ही कल्पनाशील भी। बिल्कुल, वो खुद भगत सिंह की पत्नी बनी, फर्जी नाम रखे गए रंजीत, और सुजाता अपने 3 साल के बेटे सच्चिदानंद को भगत सिंह की गोद में दिया और राजगुरु नौकर बन गए। हाँ, राजगुरु को उनका नौकर बनाकर ये तीनों लाहौर स्टेशन से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। और भगत सिंह का हुलिया भी बदला हुआ था। हाँ, पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी मूछ कटवा ली थी, अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहने थे, हैट लगाया हुआ था, बिल्कुल किसी साहब की तरह लग रहे थे। सोचिए जरा वो दृश्य। लाहौर स्टेशन उस समय किले जैसा था। 500 से ज्यादा पुलिस वाले, खुफिया एजेंट हर जगह थे। हाँ, और ये लोग बड़ी शान से फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे। और योजना सफल रही। भगत सिंह न सिर्फ गिरफ्तारी से बच निकले, बल्कि उन्हें कलकत्ता पहुंचकर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए कुछ और महीनों का कीमती वक्त मिल गया। और इसी दौरान उन्होंने आगे की रणनीति बनाई, जिसका नतीजा फिर वो दिल्ली असेंबली बमकांड के रूप में सामने आया। हाँ, यहाँ मुख्य बात यह है कि दुर्गा भाभी ने अपनी जो सामाजिक भूमिका थी, एक पत्नी और मां होने की, उसी को अंग्रेजों को धोखा देने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये उस समय की क्रांतिकारी रणनीति में एक असाधारण और बहुत ही साहसिक सोच थी। इसके बाद जब लाहौर में HSRA की कश्मीर हाउस बम फैक्ट्री पकड़ी गई और कई अहम साथी गिरफ्तार हो गए। हाँ, सुखदेव, जयगोपाल, किशोरीलाल और उनके पति भगवती चरण को भी अंडरग्राउंड होना पड़ा। हाँ, तब दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों के बीच संवाद और समन्वय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। उनके एक साथी थे क्रांतिकारी रामचंद्र। उन्होंने बाद में लिखा भी कि उनका घर सभी क्रांतिकारियों के लिए एक नियमित सराय जैसा हो गया था। सही।
जहां अंडरग्राउंड साथी पनाह ले सकते थे, गिरफ्तार साथियों के परिवारों की देखभाल करना, छिपे हुए क्रांतिकारियों तक खुफिया संदेश पहुंचाना, बचाव पक्ष के वकीलों से तालमेल बिठाना, ये सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। इसीलिए रामचंद्र ने उन्हें क्रांतिकारियों का पोस्ट बॉक्स कहा था। बिल्कुल सही कहा था। इस काम के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं चाहिए थी, बल्कि बेहतरीन संगठन क्षमता और सूझबूझ की भी जरूरत थी। और उनका समर्पण सिर्फ शारीरिक और मानसिक ही नहीं था, वो आर्थिक रूप से भी पूरी तरह समर्पित थे। हाँ, ये बात भी बहुत अहम है। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों पर जो मुकदमा चल रहा था, उसके भारी खर्चों को पूरा करने के लिए अपने सोने के गहने बेच दिए। लगभग 3,000 रुपए के। हाँ, और अंदाजा लगाइए, उस जमाने में 3,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, शायद कई परिवारों की सालों की कुल आमदनी से भी ज्यादा। बिल्कुल, ये उनके असाधारण त्याग को दिखाता है। हाँ, आंदोलन के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, ये अपनी निजी सुरक्षा और भविष्य को दांव पर लगाना था। फिर आया 13 सितंबर 1929 का दिन। लाहौर जेल में वो 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल हुई थी। हाँ, राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए। और उसके बाद क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल, और उनकी अंतिम यात्रा का नेतृत्व करने का जिम्मा दुर्गा भाभी ने उठाया। ये कोई आम अंतिम यात्रा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहीद का पार्थिव शरीर ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया और रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़े, हर स्टेशन पर हजारों, बल्कि कहीं-कहीं तो लाखों लोग अपने इस नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। और कलकत्ता में तो कहते हैं लगभग 2 मील लंबी शव यात्रा निकली थी। हाँ, ये घटना अपने आप में कई स्तरों पर महत्वपूर्ण थी। इसने एक शहीद की शहादत को राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। इसने क्रांतिकारियों की जनता को संगठित करने की अद्भुत क्षमता दिखाई। इसने ये भी साबित किया कि महिलाएं केवल सहायक भूमिकाओं में नहीं, बल्कि बड़े सार्वजनिक आंदोलनों का नेतृत्व भी कर सकती हैं। बिल्कुल, और सबसे जरूरी, इसने जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की जो अमानवीय स्थितियां थी, उनकी ओर पूरे देश का ध्यान खींचा। दुर्गा भाभी का इस पूरे आयोजन में केंद्रीय भूमिका निभाना, ये उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का एक जबरदस्त उदाहरण था। लेकिन फिर उनके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा दुखद मोड़ आया। हाँ, 28 मई 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे बम का परीक्षण करते समय उनके पति भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए। और विडंबना देखिए, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने की एक योजना के लिए बम बना रहे थे, जब एक बम गलती से उनके हाथ में ही फट गया। हाँ, दुर्गा भाभी उस समय महज 23 साल की थीं और उनका बेटा सचिदानंद सिर्फ 5 साल का। उनकी एक साथी थी कुमारी लज्जावती। उन्होंने लिखा है कि दुर्गा भाभी ने इस दुख को अविश्वसनीय बहादुरी से सहा। हाँ, आत्मसंयम से। जब उन्हें पति की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंसू तक नहीं बहाए। शायद ये उस क्रांतिकारी संस्कृति का भी हिस्सा था जहां शहीदों पर रोना उनके बलिदान का अपमान माना जाता था। और उन्होंने पारंपरिक विधवा का जीवन जीने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, और पहले से भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ क्रांति के काम में जुट गईं। कहते हैं पति की शहादत के कुछ ही समय बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। हाँ, और उनसे कहा कि अब उन्हें सिर्फ सहायक भूमिकाएं नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें क्रांतिकारी काम में अपना पूरा हिस्सा चाहिए। वो अब सीधी कार्रवाई में फ्रंट लाइन पर आना चाहती थीं। ये व्यक्तिगत त्रासदी पर उनकी विचारधारा की, उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण की विजय थी। बिल्कुल, ये उनकी असाधारण मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने अपने गहरे निजी दुख को क्रांति की ऊर्जा में बदल दिया। वो टूटी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा फौलादी इरादों के साथ खड़ी हुई। अब बात करते हैं उनके सबसे चर्चित और शायद सबसे साहसिक कारनामे की। 8 अक्टूबर 1930। हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाए जाने के ठीक अगले दिन ये अंग्रेजी हुकूमत को एक फौरी और करारा जवाब देने की कोशिश थी। उन्होंने पृथ्वी सिंह आजाद और सुखदेवलाल के साथ मिलकर बॉम्बे में एक सीधी सशस्त्र कार्रवाई को अंजाम दिया। हाँ, उनका मूल निशाना तो पंजाब के गवर्नर सर जेफरी डी मॉन्टमोरेंसी थे, जो उस समय बॉम्बे आए हुए थे। हाँ। लेकिन उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी थी। उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो योजना बदली गई। हाँ, योजना बदली गई और निशाना बनाया गया दक्षिण बॉम्बे के लिमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन को। निशाना बदलने के बावजूद एक्शन को अंजाम देने का फैसला ये उनके दृढ़ निश्चय और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। 8 अक्टूबर की आधी रात का वक्त था। दुर्गा भाभी और पृथ्वी सिंह ने
गाड़ी एक और साथी जेबी बापट चला रहे थे। हाँ, उन्होंने लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े एक अंग्रेज पुलिस सार्जेंट, टेलर नाम था उसका, और उसकी पत्नी पर गोलियां चलाईं। और रिपोर्टों के मुताबिक दुर्गा भाभी ने खुद पिस्तौल से 3-4 गोलियां चलाईं। हाँ, इस हमले में सार्जेंट टेलर और उनकी पत्नी घायल तो हुए, लेकिन जान बच गई। टेलर के हाथ में गोली लगी और पत्नी के पैर में। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश भारत में सनसनी फैला दी। बिल्कुल। अखबारों ने इसे आतंकवादी वारदात में प्रमुखता से शामिल होने वाली महिला का पहला ज्ञात उदाहरण बताया। और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस पहले मानती रही कि हमलावर पुरुष थे। अच्छा। हाँ, जब कुछ गवाहों ने एक महिला का जिक्र किया तो पुलिस ऐसी किसी महिला की तलाश करती रही जो पति और बच्चे के साथ भागी हो। वो ये सोच ही नहीं पाए कि एक अकेली महिला, खासकर एक माँ, इस तरह का सशस्त्र हमला कर सकती है। ये अपने आप में एक मील का पत्थर था। इसने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चौंकाया, बल्कि भारतीय समाज को भी दिखाया कि महिला क्रांतिकारी केवल संदेशवाहक या सहायक नहीं है। हाँ, बल्कि सीधी लड़ाई में हथियार उठाने में भी सक्षम और तैयार हैं। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी जब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को ज्यादातर गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों तक ही सीमित करके देखा जाता था। और इससे ब्रिटिश खुफिया तंत्र की सीमाएं भी उजागर हुई। हाँ, उनकी सोच एक तयशुदा ढर्रे में बंधी थी। वो एक अकेली महिला, और वो भी एक माँ, उसे इतने बड़े खतरे के रूप में देख ही नहीं पा रहे थे। दुर्गा भाभी ने अपनी इसी पहचान का इस्तेमाल एक तरह की अदृश्यता पाने के लिए किया, जिसने उन्हें कई खतरनाक मिशनों को अंजाम देने में मदद की। आखिरकार इस हमले के लगभग 2 साल बाद सितंबर 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, लेकिन सरकारी वकील उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, खासकर ये साबित करने के लिए कि वो HSRA की व्यापक साजिश का हिस्सा थीं। जेल में भी वो अपने उसूलों पर डटी रहीं। जैसा हमने पहले भी बात की, उस क्रांतिकारी संस्कृति में जेल जाना कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि सम्मान का तमगा माना जाता था। बिल्कुल। जेल के अनुभवों ने शायद स्वतंत्रता के प्रति उनके संकल्प को और भी पक्का किया होगा। 1935 में वो रिहा हो गई। इसके बाद के सालों में उनका राजनीतिक रास्ता थोड़ा बदला। हाँ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं और 1937 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी चुनी गईं। लेकिन अंग्रेज सरकार की नज़र में वो अभी भी खतरनाक थी, इसलिए 1938 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिखाता है कि भले ही उन्होंने संघर्ष का तरीका बदला, सशस्त्र क्रांति से मुख्य धारा की राजनीति की ओर, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य वही रहा, भारत की पूर्ण आज़ादी। और ये 1930s के दशक के स्वतंत्रता आंदोलन की बदलती हुई गतिशीलता को भी दर्शाता है। और फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद दुर्गा भाभी ने अपनी पूरी ऊर्जा एक नए मोर्चे पर लगाई, शिक्षा और समाज सुधार। हाँ, और इसकी शुरुआत तो उन्होंने आज़ादी से पहले ही कर दी थी। 1935 में ही उन्होंने लखनऊ में गरीब और वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया था। और 1940 में उन्होंने लखनऊ में लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज की स्थापना की। माना जाता है कि ये उत्तर भारत का पहला मॉन्टेसरी स्कूल था। उनकी अलग अलग उम्र की जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, वो उनके इस लंबे और समर्पित जीवन सफर की गवाही देती हैं। उनके लिए शिक्षा मतलब क्रांति का ही अगला चरण थी। हाँ, कह सकते हैं। वो शायद मानती थी कि सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, उसके लिए लोगों का, खासकर आने वाली पीढ़ी का शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। और उनके स्कूल की सबसे खास बात थी उसका समावेशी चरित्र। मतलब वहाँ जाति, धर्म या बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ये उसी समतावादी समाज की सोच थी जिसने उन्हें HSRA से जोड़ा था। और उन्होंने इस काम को कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि 1939 में वो खास तौर पर मद्रास गई। हाँ, और विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी से खुद मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण लिया। उनका स्कूल सिर्फ 5 बच्चों से शुरू हुआ था, लेकिन उनकी मेहनत से वो एक प्रतिष्ठित संस्थान बन गया। कहते हैं पंडित नेहरू ने भी उनके स्कूल का दौरा किया था और उनके काम की बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल। उनका शिक्षा के प्रति ये समर्पण दिखाता है कि वो सिर्फ व्यवस्था को तोड़ने में यकीन नहीं रखती थी, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने की दृष्टि भी रखती थी। उन्होंने न केवल राजनीतिक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि आज़ाद भारत में सामाजिक और शैक्षिक बदलाव की नींव रखने का भी महत्वपूर्ण काम किया। तो कुल मिलाकर हम उनकी विरासत को कैसे समझें? दुर्गा भाभी की विरासत तो मतलब बहुआयामी है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्होंने अपने समय की जो लैंगिक रूढ़ियां थीं, उनको जबरदस्त चुनौती दी।
बम बनाना, हथियार चलाना, पुलिस पर हमला करना, ये सब काम उस वक्त सिर्फ मर्दों के काम समझे जाते थे। उन्होंने साबित किया कि साहस और क्षमता का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे शीर्ष नेताओं का उन पर इतना गहरा विश्वास रखना ही उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण है। राजनैतिक और क्रांतिकारी भागीदारी के लिए नए दरवाजे खोले। HSRA जैसे संगठन के लिए उनका ऑपरेशनल महत्व भी बहुत ज्यादा था। संचार का नेटवर्क बनाए रखना, लॉजिस्टिक्स संभालना, सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराना, हथियार जुटाने में मदद करना। उनके इन प्रयासों ने मुश्किल दौर में आंदोलन को जिंदा रखने और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनका प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक असर भी कम नहीं था। उनकी बहादुरी और सीधी कार्रवाई ने ब्रिटिश हुकूमत को यह सोचने पर मजबूर किया कि स्वतंत्रता आंदोलन का खतरा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। हाँ, और भारतीय समाज के अंदर ये संदेश गया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं या पुरुषों की लड़ाई नहीं है। इसमें महिलाओं सहित हर किसी की भागीदारी जरूरी है और संभव भी है। इसने प्रतिरोध की एक ऐसी संस्कृति को मजबूत करने में मदद की जिसने दशकों तक स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज़ादी के बाद उन्हें वो आधिकारिक मान सम्मान और पहचान शायद नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। हाँ, वो गाजियाबाद में अपेक्षाकृत गुमनामी का जीवन बिताती रहीं। हाँ, ये कहीं ना कहीं इतिहास को लिखने और याद रखने के हमारे तरीकों में मौजूद उस प्रवृत्ति को दिखाता है जहां अक्सर महिलाओं, खासकर क्रांतिकारी महिलाओं के योगदान को हाशिए पर डाल दिया जाता है। हालांकि ये भी कहना होगा कि हाल के दशकों में अकादमिक शोध, कुछ किताबों और लेखों ने उनके असाधारण योगदान को फिर से लोगों के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। हाँ, और स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों और नायिकाओं के योगदान को, चाहे वो कितने भी प्रसिद्ध हों या न हों, पूरी ईमानदारी से दर्ज करना और याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि हाल के कुछ सालों में लोकप्रिय संस्कृति ने भी उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। जैसे रंग दे बसंती फिल्म में सोहा अली खान का किरदार। हाँ, वो दुर्गा भाभी से प्रेरित था। या फिर टीवी सीरीज अदृश्य, जिसमें उनकी कहानी को दिखाया गया। तो निष्कर्ष के तौर पे कहें तो दुर्गा भाभी का जीवन साहस, विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा और जमीनी स्तर पर ठोस काम करने की क्षमता का एक अद्भुत मिश्रण है। हाँ, एक 11 साल की बाल वधू से लेकर देश की आज़ादी के लिए हथियार उठाने वाली क्रांतिकारी और फिर आज़ाद भारत की पीढ़ी को शिक्षित करने वाली शिक्षाविद तक की उनकी यात्रा हमारे स्वतंत्रता संग्राम की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। उनका योगदान किसी एक घटना या एक भूमिका तक सीमित नहीं था। वो बहुआयामी था। लॉजिस्टिक्स संभालने से लेकर जन आंदोलनों का नेतृत्व करने तक, सीधी सशस्त्र कार्रवाई से लेकर शिक्षा के संस्थान बनाने तक। वे यकीनन एक पथ प्रदर्शक थीं जिन्होंने राजनीतिक प्रतिरोध में महिलाओं की भूमिका की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ कुछ गिने चुने प्रसिद्ध शहीदों की शहादत से नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत गुमनाम नायिकाओं और नायिकाओं के निरंतर समर्पण, त्याग और जीवन भर के संघर्ष से मिली। बिल्कुल, जिन्होंने अपना सब कुछ इस एक लक्ष्य के लिए दांव पर लगा दिया। और क्रांति के रास्ते से शिक्षा के रास्ते पर उनका आना ये भी बताता है कि वो सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ कितनी गहराई से समझती थी। हाँ, कि राजनीतिक मुक्ति तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और शैक्षिक बदलाव न आए। और अब जाते जाते आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। दुर्गा भाभी की ये यात्रा हथियारबंद क्रांति से लेकर शिक्षण संस्थान बनाने तक राष्ट्र निर्माण की हमारी बनी बनाई समझ को किस तरह चुनौती देती है, खास तौर पर जब हम उथल-पुथल और शांतिपूर्ण निर्माण दोनों ही समय में महिलाओं की भूमिका के बारे में सोचते हैं, तो उनकी कहानी क्या नए और जरूरी सवाल खड़े करती है। तो ये थी दुर्गावती देवी दुर्गा भाभी की असाधारण और प्रेरणादायक कहानी पर हमारी आज की गहन चर्चा। उम्मीद है आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और रोचक लगी होगी। अगर ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।